हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्राइम एसएससी चैनल पर। चलिए हम इस सीरीज में जो है परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक के जो है सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यह जो बुक है बहुत मोटी है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि ख़त्म करना होगा। तो मैंने प्रयास किया हुआ है कि हम इसमें लेक्चर वाइज और लेक्चर के में एक चैप्टर हम कंप्लीटली करेंगे। लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। बेसिकली मैं इसके अलावा अल्टरनेट डे पर यह कंप्लीटली कर रहा हूँ। वजह सिंपल सी है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पहले किसी एक बुक से इसका जो है थ्योरी कंप्लीट करके आएँ। उसके बाद रिवीजन के तौर पर इस लेक्चर को देख लें। 1.5 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जहाँ अगर आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। तो मैं 1.5 घंटे में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्राइम एकेडमी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे द्वारा ही ऑन है। इस पर आपको फ्री मॉक्सेस और इसके अलावा कोर्सेस सब कुछ मिलेगा। आने वाले वक्त में हम कोर्सेस भी यहाँ पर अवेलेबल करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम मैं प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से टेस्ट सीरीज हैं, जहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के अभी अपलोड हो चुके हैं, पॉलिटी के ऑन गोइंग है जो आने वाले समय में अपलोड हो जाएंगे। धीरे धीरे करके मैं सारे लेक्चर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको लगातार जीके जीएस की जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। आने वाले समय में जो है जीके की क्लासेस भी चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेंगी, जो कि 2027 की प्रिपरेशन के लिए होंगी। क्लासेस होंगी जून महीने में स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये जून महीने में स्टार्ट होंगी। हाँ, यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में सारे सोल्यूशन करवाए जाएंगे, क्लासेस करवाई जाएंगी। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ में ये रहेगा कि आपको सही आंसर तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि आपको सही आंसर कहाँ पे है। चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतर चट्टानों के निर्माण का उदाहरण है। तो रूपांतर चट्टानों के निर्माण का उदाहरण पूछा हुआ है इसने। तो आप अगर आपको रूपांतर चट्टान पता है तो बेसिकली चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और इसके अलावा रूपांतर चट्टान यानी कि कायांतर चट्टान भी जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर यह है कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं ये मूल चट्टानें होती हैं, जहाँ पर उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव की वजह से भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तब रूपांतर चट्टानें का निर्माण होता है। ठीक है, अब रूपांतर जो चट्टानें हैं उनके उदाहरण अगर देखा जाए तो इनके उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो चाक और चूना पत्थर हैं, वो एक प्रकार की जो चाक हो गया और एक चूना पत्थर हो गया, एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर हैं जो, तो बलुआ पत्थर का जो है क्वार्टजाइट में निर्माण होता है। स्लेट का निर्माण है जो, वो सेल का निर्माण सेल के रूप में होता है। ठीक है, और बलुआ पत्थर का निर्माण भी जो है, तो बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में बनता है। तो बलुआ पत्थर जो है एक प्रकार से मूल चट्टान है जो आने वाले परिवर्तन होता है तो क्वार्टजाइट में परिवर्तन होता है। ठीक है, और चूना पत्थर है जो वो संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको मार्बल कहा जाता है। और ग्रेनाइट जो है नीच चट्टानों में परिवर्तित होता है। सो एक एक करके अगर देखें तो जैसे सेल सेल चट्टानें हैं जो, सेल चट्टानें जो है वो स्लेट में परिवर्तित होती हैं, स्लेट में परिवर्तित होती हैं। इसके अलावा बलुआ पत्थर है जो, तो बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट चट्टानों में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट चट्टानों में परिवर्तित होता है। इसके अलावा चूना पत्थर है जो, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर संगमरमर चट्टानों में परिवर्तित होता है, संगमरमर चट्टानों में परिवर्तित होता है, जिसको मार्बल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेनाइट चट्टानें हैं जो जो कि मूल चट्टानों के रूप में होता है। तो ग्रेनाइट चट्टानें किसमें? नीच चट्टानों में परिवर्तित होती हैं, तो नाइस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका स्लेट का निर्माण हो जाएगा, जो रूपांतर चट्टानों के निर्माण का एक प्रकार से उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नहीं है। चट्टान नहीं है के बारे में इसने पूछा गया है, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो ए नंबर में ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ठीक है, एक प्रकार की ग्रेनाइट चट्टानें हैं। संगमरमर जो है वो भी चट्टानें हैं। चूना पत्थर भी एक प्रकार की चट्टान ही कहा जाती है। ठीक है, चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान हो गई, संगमरमर जो है वो रूपांतर चट्टान है, जिसका अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये तीनों जो है वो चट्टानें हैं। क्वार्टजाइट है जो,
वो एक चट्टान नहीं बल्कि एक प्रकार का खनिज है। क्या है? क्वार्टज़िट है जो एक प्रकार का खनिज है। ये क्या है? खनिज है। तो क्वार्टज़िट जो है वो खनिज है, ठीक है। और यह जो है जैसे ग्रेनाइट हो गई वो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है। अवसादी जो चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ठीक है, ये उदाहरण के रूप में भी है। और जो ये है संगमरमर है, ये है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसने पूछा है, आग्नेय चट्टानों का प्रज्वलित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आग्नेय चट्टानों को प्रज्वलित करके जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है ना। और अवसादी चट्टानें कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदल सकती हैं, ठीक है। और आग्नेय चट्टानें लंबे समय से अवसादी चट्टानों में बदल सकती हैं। मैग्मा ठंडा होने पर अवसादी चट्टानें बन सकता है। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है। अब देखो जैसे मैग्मा ठंडा होने पर अवसादी चट्टान नहीं बनता है, यह जो मैग्मा ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों को प्रज्वलित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, नहीं अवसादी चट्टानों के रूप में, ठीक है। अवसादी चट्टानें जो है कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदल सकती हैं। तो रूपांतरित चट्टानों बदल सकती हैं, मैग्मा में नहीं बदल सकती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ए भी गलत हो जाएगा आपका, ए भी गलत है। सही कथन पूछा इसने, तो आग्नेय चट्टानें हैं वो लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल सकती हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवसादी चट्टानें हैं जो वो तो उच्च तापमान और दबाव में जो है रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। उपसर्जन द्वारा मैग्मा में भी बदल सकती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें हैं जैसे, तो वो मैग्मा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। जैसे कोई दहनशील पदार्थ नहीं होता है इसलिए इन्हें ईंधन के रूप में नहीं जला सकता है, ठीक है। और जो आग्नेय जैसे अब यहाँ पर जो है सी नंबर जो है, तो आग्नेय चट्टानें हैं जो अपक्षयन और अपर्दन के बाद जो है अवसादों के रूप में जमा होकर जो है समय के साथ, लंबे समय के साथ जो है अवसादी चट्टानों में बदल जाती हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि धीरे-धीरे उनका क्षरण होता रहता है, अपरदन होता है, अपक्षरण होता रहता है। तो इसके बाद जो अवसादों के रूप में जमा हो जाती हैं, जिसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन होता है। इस तरीके से निर्माण होता रहता है और ये चट्टान के रूप में एक गुथ जाती हैं और इस चट्टान का निर्माण हो चुका होता है। तो इस तरीके से जो है आग्नेय चट्टान जो है लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित कथन सत्य पहचानना है और असत्य एफ यानी कि फॉल्स सही विकल्प चुनना है। तो अब देखो, जमने पर पिघला हुआ मैग्मा जो है अवसादी चट्टानें बनाता है, अवसादी चट्टानें बनाता है। तो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो अवसादी चट्टानें नहीं बनाता है बल्कि क्या बनाता है? आग्नेय चट्टान बनाता है, आग्नेय चट्टानें बनाता है। जैसे जब कोई भी अभिसारी प्लेटें टकराती हैं और सबडक्शन होता है, बेनिंग ऑफ जोन में जाता है, तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और मैग्मा निकलता है। वो मैग्मा निकलता है लावा के रूप में। और जब लावा ठंडा हो जाता है, जिसको कूलिंग प्रक्रिया कहते हैं, तो जो कूलिंग की प्रक्रिया होती है, क्रिस्टल्स धीरे धीरे छोटे छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, शीतलीकरण की प्रक्रिया की वजह से ठंडे हो जाते हैं। तो यह मैग्मा जो धरती से निकला हुआ है, यह जो है लावा के रूप में चट्टानों के रूप में बन जाता है। तो चट्टानें जो होती हैं, लावीय चट्टानें होती हैं, वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो यह अवसादी चट्टानों वाला गलत हो जाता है, तो आपका ये वाला फॉल्स है, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे, अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानें अंतर्वेदी और बहिर्वेदी हो सकती हैं। तो दो प्रकार की चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है, अंतर्वेदी चट्टानें और बहिर्वेदी चट्टानें। जैसे मैग्मा जो होता है, अगर वो अंदर ही क्रिस्टल ठंडा हो गया तो वहां पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और जब लावा के रूप में बाहर निकल जाता है तो ये बहिर्वेदी हो गई चट्टानें। तो लावा जो है, लावा से बनने वाली चट्टानें हो गई बहिर्वेदी चट्टानें, और मैग्मा से बनने वाली चट्टानें हो जाती हैं अंतर्वेदी चट्टानें। तो दो प्रकार की चट्टानें हो सकती हैं, तो ए वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो ए कौन सा? 2 नंबर आपका ट्रू है, ठीक है। फिर 3 नंबर है, उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ये भी सही है आपका। जैसे तापमान और दबाव के प्रभाव से जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो कायांतर चट्टानों में बदल सकती हैं। तो ये वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। आग्नेय चट्टानें भी जो रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं, तो ये वाला भी सही हो जाएगा आपका। तो ए वाला भी ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स ए है और ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक कूप छिद्र के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों के मापने की
प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली कूप छिद्र के अंदर उसने पूछा हुआ है कि जैसे एक कूप छिद्र है या बोर होल है, जिसके भीतर जो चट्टानों और जो तरल पदार्थ होते होंगे, जैसे भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं, उनको मापने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। बेसिकली इसका प्रयोग जो है, जो ये विधि है, इस विधि का उपयोग जो है तेल जो हो गया, गैस हो गया और भूमिगत जल की खोज में किया जाता है, 3 चीज़ों में, ठीक है। भूमिगत जल की खोज में किया जाता है, तो तेल, गैस और भूमिगत जल की खोज में किया जाता है। किस विधि का प्रयोग? वो है बेल लॉगिंग विधि। बेल लॉगिंग विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जलाशय मॉडलिंग जो है भूमिगत जलाशयों का अनुकरण करके उन्नत जो तेल वसूली तकनीक, तेल निकालने की एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच संग्रहित भूजल को क्या कहा जाता है। संग्रहित भूजल को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में जो है संग्रहित होता है, जो जल होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है एक्वीफर। क्या कहते हैं? एक्वीफर। और इसका हिंदी जो है वो तो थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, इसलिए आप एक्वीफर ही याद कर लीजिए। जलभृत बोलते हैं इसको। क्या जलभृत बोलते हैं? एक्वीफर को जो है जलभृत बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे एक्वीफर है क्या, बेसिकली भूमिगत परत है जो, उसके पारगम चट्टान होती है, जो पारगम चट्टान हो गई या क्या है, मिट्टी हो गई, जिनके बीच में जो है भूजल संग्रहित रहता है। और यह जो है कठोर चट्टानों की परतों के एक प्रकार से बंद रहता है। इसे भविष्य में जो है जैसे धीरे धीरे निकाला जाता है, किसके माध्यम से? कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। अब यहाँ पर जैसे हिमनद है, जो हिमनद क्या है, एक प्रकार की विशाल नदियां हैं, बर्फ की विशाल नदियां हो गई हैं। गर्म में पानी का झरना है, जो पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा से गर्म होने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक जल स्रोत है। और गीजर जो है वह स्थान जहाँ से गर्म पानी और भाप प्राकृतिक रूप से बाहर निकलता है। अब गीजर जो है, अगर आपने सुना होगा तो आपके घर पे भी लगा होता है गीजर, तो उसको, वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, वो इस तरीके से कृत्रिम रूप से बनाया गया हुआ होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है, जो भूपर्पटी का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है और इसका व्यापक रूप से कांच और चीनी मिट्टी के उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो इसने पूछा है कि कौन सा चट्टान है जो चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है, जो भूपर्पटी का जो है 50% से अधिक हिस्सा बनाता है और इसका व्यापक रूप से जो है कांच और चीनी मिट्टी उद्योगों में उपयोग भी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फेल्डस्पार। क्या है? फेल्डस्पार सही आंसर है। देखो, फेल्डस्पार है जो, वो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, मैंने आपको बताया हुआ था, ये वाला आपको चित्र बनाया था अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमने चित्र बनाया हुआ था, एक कोर है, मेंटल है और ये आपकी भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी में जो है फेल्डस्पार पाया जाता है और इस सर्वाधिक खनिजों में पाया जाने वाला एक प्रकार का समूह है। यह जो है भूपर्पटी का लगभग 50% से अधिक हिस्सा कवर करता है। कितना? 50% से अधिक हिस्सा कवर करता है। और ये फेल्डस्पार का जो उपयोग होता है बेसिकली किस में होता है? कांच में बनाने में होता है, ठीक है। इसके अलावा चीनी मिट्टी बनाने में यूज होता है, चीनी मिट्टी यानी कि सिरेमिक बनाने में होता है, और अन्य उद्योगों में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। अब भूपर्पटी में जो खनिजों का वितरण अगर देखा जाए तो कौन कौन से पाए जाते हैं, उनके मात्रा के तौर पर देख लें हम। एक तो आता है फेल्डस्पार आता है, फेल्डस्पार आता है। फेल्डस्पार जो है वो 50% से अधिक है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? पायरोक्सिन आता है, पायरोक्सिन आता है। तो पायरोक्सिन कितना होता है? लगभग 10% के आसपास। और इसके बाद जो आता है एम्फीबोल एम्फीबोल है लगभग 7% के आसपास। और अभ्रक जो है, अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं, अभ्रक लगभग कितना? 4% है, 4% है। तो ये फेल्डस्पार जो क्वार्टज जो है मिलकर जो है भूपर्वटी के सबसे सामान्य खनिज समूह में से एक होते हैं, ठीक है। तो फेल्डस्पार कितना? 50% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि निम्नलिखित में से कॉलम ए और कॉलम बी को जो है मिलाना है, एक दूसरे से कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। अब यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में से अवसादी चट्टानें आती हैं। तो अवसादी चट्टानें कौन सी हैं आपको यहाँ पर देखना है, जिनसे लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैग्मा जो मैग्मा से व्युत्पन्न, जो मैग्मा से तो नहीं है। अन्य प्रकार की चट्टानों से गुणों अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है, तो एक प्रकार भी नहीं है। और अन्य चट्टानों के टुकड़ों या तो लिसिफिकेशन के अवशेष जो होते हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पर फॉर्म बाई द पीसेस में बनता है, जो धीरे धीरे करके इस तरीके से
बनता है, यहाँ पर अलग अलग अवशेष रखे होते हैं तो एक प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है, तो इनको बोलते हैं अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा आपका कौन सा, पहले का सी नंबर हो जाएगा। तो पहले का सी देख लो, जो में पहले का सी है। हाँ, तो आपका ये वाला मिल गया। अब यहाँ पर अब देखते हैं, इस तरीके से इसको मिला दिया, ए का सी आ गया, ठीक है, पहले का सी। ठीक है, फिर आता है कायांतर चट्टानें। तो कायांतर चट्टानें जो है टेम्परेचर और अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव की वजह से रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये आ जाएगा आपका रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा बी, का हो जाएगा ए। ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं जो मैग्मा से व्युत्पन्न होती हैं, जिसे पृथ्वी सतह पर डाला गया था या बाहर निकाला गया था। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि तीसरे का हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से संबंधित है। संरचनात्मक भूविज्ञान किससे निम्नलिखित में से संबंधित है? अब संरचनात्मक भूविज्ञान का मतलब है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है जो चट्टान की संरचनाओं के विकास का रूप या वर्गीकरण और तंत्र और कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक भूविज्ञान की स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है भूमि भूविज्ञान की एक प्रकार की शाखा होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या, वही जो मैंने बताया, चट्टान की संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण और तंत्र का एक प्रकार का अध्ययन किया जाता है, तो कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे भ्रंशन हो गया, बलन हो गया, विदर हो गया आदि भी शामिल होते हैं। अब यहाँ पर जैसे चट्टानों की आयु जो है, चट्टानों की आयु किससे का अध्ययन होता है? भूकालिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकालिक काल कहलाता है। भूकालिक काल जियो क्रोनोलॉजी कहलाता है, जियो क्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और मिट्टी के घटक और रासायनिक प्रकृति यानी कि मृदा रसायन शास्त्र कहते हैं इसको, सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैं पहले जब छोटा था केमिस्ट्री पढ़ा करता था, अधिकतर लोग यही गलती करते थे। और इसके अलावा ज्वालामुखी का निर्माण का अध्ययन जो है वो ज्वालामुखी वोल्केनोलॉजी कहा जाता है, ज्वालामुखी विज्ञान यानी कि वोल्केनोलॉजी कहा जाता है, वोल्केनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीले हर पीले हरे से हरे रंग का रत्न है, पीले हरे रंग से हरे रंग का रत्न है, जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट, गेब्रो, ड्यूनाइट, डाइवेस और पेरिडोटाइट से में पाया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेवाइन या ओलिवाइन भी कहा जाता है। लेवाइन जो है एक प्रकार का मैग्नीशियम लोहा सिलिकेट खनिज होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम लोहा और सिलिकेट खनिज होता है, एक प्रकार का सिलिकेट खनिज होता है। ठीक है, इसमें जो है रंग जो है पीले हरे से हरे रंग का होता है। ठीक है, और यह जो है मैफिक और अल्ट्रा मैफिक आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ड्यूनाइट हो गया, डाइवेस हो गया, पेरिडोटाइट से होता है, इनमें सामान्यतः तौर पे पाया जाता है। ठीक है, और जब यह रत्न जो है गुणवत्ता का होता है, इसमें पेरिडोट या घृत मणि भी कहते हैं। कैसे इसको क्या कहते हैं? पेरिडोट या घृत मणि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोनाइट लिखा है एक प्रकार का तांबे का सल्फाइड खनिज है। ट्रेमोलाइट जो है एक प्रकार का एम्फीबोल खनिज है, और ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी माना जाता है? किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी माना जाता है? तो आपको जैविक तलछटी बताना है कि किस प्रकार की चट्टान को माना जाता है। जैविक तलछटी बोल रहा है इतने, यानी कि एक प्रकार से औषधि चट्टानें बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब वही हो गया, आपको पता है लिथिफिकेशन की प्रक्रिया एक प्रकार से होती है जो अवसादों से बनती है। तो अवसादी चट्टानें 3 प्रकार से बनती हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं इसको चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, अब अवसादी चट्टानें जो हैं बेसिकली 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से बनती हैं। तो देखो अवसादी चट्टानें कौन कौन सी 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से बनती है? अवसादी चट्टान 3 प्रकार की प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? तो एक है यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया जैसे बलुआ पत्थर या सेल हो गया, बलुआ पत्थर या सेल, बलुआ पत्थर या सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी जैविक या कार्बनिक, जैविक या कार्बनिक, चाक, चूना पत्थर, कोयला और गैसिडाइट कहलाता है।
और फिर कहलाता है रासायनिक। रासायनिक होता है चर्ट, हेलाइट, पोटास। तो चूना पत्थर जो है समुद्री जीवों के कंकाल एवं कोरल के अवशेषों कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है एक प्रकार के, और इसलिए है जो है एक प्रकार की जैविक तलछटी चट्टान है। बॉक्साइट जो है एक प्रकार का, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। संगमरमर है एक प्रकार की कायांतर या रूपांतर चट्टान है, ठीक है। और ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। तो इसका सही आंसर जो है वो चूना पत्थर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों की विशेषता है। तलछटी चट्टानों की विशेषता है सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता पूछा हुआ है इसने, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा रेखांकन, बैंड, पर्णन, पत्रीकरण, इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। मैंने इसी प्रकार से इंग्लिश में भी दे दिया था यहाँ पर कि बाइलिंगुअल में तो नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदी में ही आपको पढ़ाऊंगा। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना बेवकूफ़ी है, और मेरे हिसाब से दोनों लैंग्वेज में पढ़ना भी बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो हिंदी मीडियम को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी समझ में आती है। तो या तो पूरी प्रॉपर हिंदी पढ़िए, थोड़ी बहुत इंग्लिश का सहारा लीजिए, और उसमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो बहुत कम से कम ट्राई कीजिए कि हिंदी का सहारा लेना पड़े। तो एक बाउंड्री लाइन सेट करके रखिए कि हमें इसके बाद हिंदी इंग्लिश का सपोर्ट नहीं लेना है। तो वैसा ही मैं बोलता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो इस दौरान कई बार थोड़ी बहुत इंग्लिश का सपोर्ट ले सकता हूँ, बट मेरा प्रयास यही है कि हिंदी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पत्थरीकरण बोलते हैं बेसिकली इस प्रक्रिया को, जिसकी वजह से अवसाद जो है संकुचित और सीमेंटित होकर तलछटी चट्टान बनाते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पत्थरीकरण भी बोलते हैं। यह जो है एक प्रकार की तलछटी चट्टानों की विशेषता होती है, ठीक है। रेखांकन जो है लिनिएशन रूपांतरित चट्टानों की भी एक प्रकार की विशेषता होती है। इसकी रूपांतरित चट्टानों की विशेषता है, ये रेखांकन जिसको है एक कायांतर चट्टानों की विशेषता है, जहाँ खनिज जो है एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है, ठीक है। और बेंडिंग यानी कि बेंड जो है वो भी रूपांतरित चट्टानों की एक प्रकार की विशेषता है, ठीक है। हल्की गहरी पट्टियां होती हैं, जिसमें जो है हल्की गहरी पट्टियां भी होती है। पर्णन जो है रूपांतर चट्टानों में खनिजों की समांतर परतों की व्यवस्था होती है, इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो पत्थरीकरण भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने बताया था आग्नेय चट्टानें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अंतर्विधि यानी कि अंतःस्तर तो होती हैं, जिसको इंट्रूसिव कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, ठीक है, जो मैग्मा के आंतरिक भाग में जो है धीरे धीरे ठंडा होने से बनती हैं, जिसमें ये बड़े क्लस्टर बनते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे ग्रेनाइट चट्टानें हो गई, ग्रेव चट्टानें हो गई, डायरोडाइट चट्टानें हो गई, ठीक है। इसके अलावा होती हैं बहिर्वेदी या ज्वालामुखी चट्टानें, जिसको एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है। ये लावा के पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होने से बनती है। इसमें छोटे क्रिस्टल या कांच जैसी संरचना बनती है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, फ्यूमस हो गया, ज्वालाकाश हो गया। तो ये सारी चट्टानें जो हैं उसको एक प्रकार के कह सकते हैं बहिर्वेदी चट्टानों या एक्सट्रूसिव वोल्केनिक चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चट्टान, अग्नि चट्टान दो प्रकार की होती हैं, किसने? अंतर्वेदी चट्टानें, अंतःस्थ चट्टानें, इंट्रूसिव चट्टानें, फ्लोटिंग चट्टानें बोलते हैं। दूसरा होती है बहिर्वेदी चट्टान, जिसको ज्वालामुखी, एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां। 14वां कहता है इस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या तलछटी से थीं, लेकिन भूपर्वती के भीतर तीव्र गर्मी और या दबाव के परिणाम स्वरूप काया पलट हो गई। तीव्र गर्मी और या दबाव के परिणाम स्वरूप जो है उसकी काया पलट हो गई। कभी आग्नेय या तलछटी थी, लेकिन भूपर्वत के भीतर जो है तीव्र गर्मी और या दबाव के परिणाम स्वरूप उनकी काया पलट हो गई। तो ऐसी चट्टानों को बेसिकली क्वार्टजाइट चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टजाइट चट्टानें कहा जाता है। क्वार्टजाइट चट्टानें जो है एक रूपांतर चट्टान है, जो अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर के उच्च तापमान और दबाव के प्रवाह में रूपांतरण बनती है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें जैसे हैं वे होती हैं, जैसे अगर देखा जाए तो आग्नेय और अवसादी थी, लेकिन बाद में जो है भूपर्वती के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण है उसकी खनिज संरचना और ब्रांड में परिवर्तन हो गया था। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें हैं जो अगर देखा जाए तो वो आग्नेय चट्टानें हो गई। सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वार्टजाइट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, अल्का पत्थर, प्यूमिस और स्लेट। तो इसने पूछा पानी में कौन सी तैरती है, वो बताना है आपको। पानी में कौन सी तैरती है? तो पानी में जो है वो अल्का पत्थर या प्यूमिस वो तैरती है,
ठीक है, अलकापत्र जो है एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। इसमें जो बेसिकली ज्वालामुखी के लावा के जो है तेज ठंडा होने की वजह से बनती है। ठीक है, और इस अलका पत्थर में जो है अत्यधिक छिद्र होते हैं और कुछ गैस के बुलबुले भी इसमें होते हैं। इसके कारण जिसकी अत्यधिक गैस के बुलबुले और छिद्र होने के कारण से क्या होता है, इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। तो इसकी डेंसिटी है जो, वो घनत्व है जो, मतलब घनत्व है जो वो पानी से भी कम है, पानी से कम है। ठीक है, और ग्रेनाइट ऑब्सिडियन जो है एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है और इसका घनत्व जो है वो पानी से अधिक होता है। स्लेट जो है वो एक प्रकार की रुबंध चट्टान है। तो फ्यूमस का उपयोग जो है त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और निर्माण उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो है लावा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? लावा बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। देखो एक प्रकार से जैसे दो चट्टानें टकरानी, ठीक है, एक महासागरीय और महाद्वीपीय चट्टान, चट्टानें नहीं, प्लेटें टकरानी। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक चट्टान अंदर जाएगी और एक चट्टान इस तरीके से यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यह वाली जो है वो पिघलती भी है और बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो ज्वालामुखी जब फटेगा तो यहाँ पर क्या है, लावा बाहर निकलेगा। मैग्मा जो है, मैग्मा रहता है अंदर, तो मैग्मा जो है वो लावा निकलेगा क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक है। तो अत्यधिक तापमान की वजह से जो मैग्मा है वो पिघलेगा और पिघल कर कहाँ, लावा के रूप में निकलेगा। लावा जब निकलेगा तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे बन जाएगा। तो एक तरल चट्टान होती है, लावा के रूप में निकलता है। ठीक है, तो लावा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां कहता है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीप बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले बड़े महासागर का नाम क्या था। तो बेसिकली इन्होंने बोला हुआ था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में यह सिद्धांत दिया हुआ था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया हुआ था। इसमें इन्होंने बोला था कि दो प्रकार की, एक महाद्वीप है, ठीक है, एक महाद्वीप है और दूसरा जो है वो है महासागरीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जो महाद्वीप है उसको इन्होंने बोला था, क्या कहा था, बड़े पेंजिया बोला था। ठीक है, पेंजिया बोला महाद्वीप को, और महासागर को बोला था पेंथालासा। क्या कहा था, पेंथालासा कहा हुआ था। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि पेंजिया है वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक तो गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में, और दूसरा जो है वो उत्तर में जो है लॉरेंसिया में, लॉरेंसिया में। गोंडवाना लैंड है जो वो उत्तर की ओर चला गया था और गोंडवाना लैंड है जो वो दक्षिण में विभाजित हो गया था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के बीच में जो है, तो इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसको बोलते हैं तैथिस सागर, तैथिस सागर बोला जाता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ना, सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। महाद्वीपीय शेल्फ जो महासागर का सबसे उथला हिस्सा है और उसका औसत ढाल है, उसका औसत ढाल है। तो महाद्वीपीय शेल्फ का जो औसत ढाल है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना है औसत ढाल, 1 डिग्री या उससे भी कम माना जाता है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ जो है, महाद्वीप का वह जलमग्न भाग है जो उथले समुद्र में एक प्रकार से फैला होता है। ठीक है, उथले समुद्र में फैला होता है। महाद्वीपीय शेल्फ के बाद जो है, अब यहाँ से अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से आप बना लो, यहाँ पर जो ये वाला भाग है तो ये महाद्वीपीय शेल्फ है, महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाद्वीपीय पे ढलान आती है, तो ये वाला जो है महाद्वीपीय ढलान आती है, महाद्वीपीय ढलान आती है। ठीक है, जो गहरे समुद्र को शेल्फ से जोड़ती है। तो गहरे समुद्र को जो है, जो यहाँ पर गहरे समुद्र आ जाता है तो इसको शेल्फ से जोड़ती है और इसका ढलान अधिक होता है। और विश्व का सबसे चौड़ा जो है महाद्वीपीय शेल्फ अगर कहा जाए तो साइबेरियन शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में लगभग 12 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ में बेसिकली मत्स्य पालन हो गया, तेल हो गया, गैस संसाधन हो गए, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 डिग्री या उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है, इसने ये पूछा हुआ है। तो किस महासागर का विस्तार है आपको बताना है, तो हिंद महासागर का विस्तार है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इसने पूछा है अरब सागर, तो अरब सागर ये वाला क्षेत्र हो जाता है। और ये वाला अगर जो पूरा क्षेत्र है जो यहाँ से इस तरीके से पूरा क्षेत्र, तो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है।
हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा है? तो पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। तो ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसने पूछा है कि महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के पूर्व में जो है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से हैं, पश्चिम में जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से एक प्रकार से घिरा हुआ होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर है जो, वो किससे, प्रशांत महासागर पूर्व में जो है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है और पश्चिम में जो एशिया ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का है। ठीक है, होता है, और यह सभी महासागरों में सबसे व्यस्त नौवहन महासागर में से एक है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागर जो है, कौन सा महासागर जो है भूमध्य सागर में फैला हुआ है? तो भूमध्य सागर में फैला हुआ है वो आपको बताना है। देखो, हिंद महासागर यहाँ आसपास है नहीं है, प्रशांत महासागर पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अटलांटिक महासागर 100% पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर भी यहाँ पर आसपास नहीं है। इसका जो सही आंसर है तो अटलांटिक महासागर सही आंसर है। भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर से किस संधि से जुड़ा हुआ है? जिब्राल्टर संधि से जुड़ा हुआ है। किससे? जिब्राल्टर संधि से जुड़ा हुआ है। अब भूमध्य सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं उनके नाम जरूर पढ़ लेना है आपको। ठीक है, भूमध्य सागर एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामोल्ली ज्वालामुखी पर्वत है जिसको इटली को कहा जाता है। ठीक है, और भूमध्य सागर के किनारे जो देश हैं, तो देश में जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और तीनों महाद्वीप आते हैं। अफ्रीका, तीनों महाद्वीप स्थित हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समुद्र जल स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? तो आवधिक वृद्धि, पहले एकदम से स्तर में वृद्धि होती है फिर कम होती है, तो इस तरीके से जो गर्त उठता है तो उसको और गर्त की भांति बनता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? ज्वार बोलते हैं। क्या है? ज्वार। तो ज्वार का कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज्वार जो है समुद्री जल स्तर की वह है आवधिक शाखा या पेरियोडिक वृद्धि है, गिरावट है, जो मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के जो है खिंचाव के कारण होता है। और ज्वार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग टाइडल, जिसको बसंत ज्वार कहा जाता है जो पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पर होता है, उच्च ज्वार, लघु ज्वार भी होता है, नीप टाइड भी बोलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जो है 90 डिग्री पर होते हैं तो कम ज्वार की स्थिति होती है। लहर हवा के कारण जो है हवा उत्पन्न होती है, और समुद्री धारा है जो वो जल का निरंतर प्रवाह होता है। ठीक है, बाढ़ आपको पता है नदियों में अत्यधिक वर्षा मात्रा, जब अत्यधिक पानी बहा हो जाता है तो ऐसे समय पर बाढ़ आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कम लवणता वाला पानी उच्च लवणता वाले सघन पानी के कहाँ रहता है? तो सघन पानी के कहाँ रहता है? तो कम लवणता वाला पानी आपको बताना है। तो वह जो है उसके कहाँ पर होता है? ऊपर होता है। कहाँ पर? ऊपर होता है। कम लवणता वाली जो होता है वो कम सघन होता है। तो कम लवणता वाला जो पानी है, लवणता वाला पानी, ये कम सघन होगा, कम सघन होता है। और जबकि जो अधिक लवणता वाले पानी है वो अधिक सघन होता है। तो क्या? अधिक लवणता, उच्च अधिक लवणता वाला, लवणता पाने वाली जो है लवणता, अधिक लवणता वाला पानी जो है वो उच्च सघन होता है। ठीक है, उच्च सघन होता है। तो इसलिए कम लवणता पानी वाला ऊपर होता है और अधिक लवणता वाला नीचे पानी नीचे होता है। ठीक है, घनत्व के नियम के अनुसार जो है कम घना पदार्थ जो है अधिक घने पदार्थ के ऊपर रहता है। ठीक है, इसी घटना को है घनत्व का स्तरीकरण, डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं। जैसे समान लवणता वाले जो समान लवणता वाले स्थान है तीनों, तो इनको जोड़ने वाली जो रेखा है जो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसो हेलाइन कहते हैं। आइसो हेलाइन कहते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र में जो खारा पानी है अधिक घना होकर नीचे चला जाता है, और समुद्री थर्मो हेलाइन जो है परिसंचरण को प्रेरित एक प्रकार से करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं आकार के अनुसार, हमको आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो महासागरों का सही क्रम होता है सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। तो सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, तो सभी में प्रशांत महासागर है, तो आपका यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर आता है, तो अटलांटिक महासागर जहाँ होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रशांत महासागर जो है वो 16.52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर है जो, यहाँ पर आप लिखते चलिए, तो जैसे 16.52 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। अटलांटिक महासागर है वो 10.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिंद महासागर जो है वो 7.06 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंटार्कटिक महासागर है जो वो 2.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है आर्कटिक महासागर आता है। क्या आता है? आर्कटिक महासागर आता है। ठीक है। जो कि 1.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको एक ट्रिक भी रखी जाती है, वहाँ की मुझे ट्रिक में तो बहुत विश्वास नहीं होता है, हालांकि इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। पैसा बोलते हैं। पैसा मतलब पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। ठीक है। जब मैं अपना जब कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसमें मैं बहुत कम से कम ट्रिक बताऊंगा आपको। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि रट्टा मारो, अच्छे से तगड़े से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। कई बार ट्रिक याद नहीं आती है, क्योंकि अब तो क्वेश्चन जो है वो ट्रिक की आते भी नहीं है। तो ट्रिक तब आती थी काम जब ट्रिक लग जाती थी, अभी ट्रिक लगती नहीं काम, तो ट्रिक मत लगाओ। ठीक है। आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, अगर डीप कॉन्सेप्ट पता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है महासागरीय परतों के संबंध में विषम विकल्प की पहचान करना है। तो महासागरीय परतों के संबंध में, ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक प्रकार से महासागरीय ओशियन डेप्थ होता है। ठीक है। ओशियन स्लोप होता है और महासागरीय ढलान होता है। ठीक है। और महाद्वीपीय सेल्फ होता है और महाद्वीपीय ढलान होता है। ठीक है। तो ये जो है कई महासागरीय तल की प्रमुख राहत विशेषताओं में से। ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय शेल्फ होता है, महाद्वीपीय ढलान होता है, महाद्वीपीय वृद्धि होती है और गहरे समुद्री मैदान होते हैं। ठीक है। और महासागरीय गहराइयाँ जो है ओशियन डेप्थ है वो समुद्र तल की एक प्रकार से विशेषता होती है। ठीक है। और महासागरीय ढलान है जो वो कोई मानक ढलान या भूगोल शब्द ही नहीं है महासागरीय ढलान। ठीक है। ठीक है। तो महासागरीय ढलान कोई शब्द नहीं है, तो इसकी विषम विकल्प की पहचान करना था, यानी गलत हमें विकल्प भी बताना था। तो इसकी जगह पे एक शब्द है जो मान्यता प्राप्त शब्द है, वो है महाद्वीपीय ढलान बोलते हैं इसको। महाद्वीपीय ढलान बोलते हैं। ठीक है। महाद्वीपीय ढलान बोलते हैं। ठीक है। और अन्य तीन विकल्प हैं जो समुद्री तल या महासागरीय परतों के संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु यानी कि मरियाना ट्रेंच है जो, तो मरियाना ट्रेंच है जो वो कहाँ स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। मरियाना ट्रेंच को बेसिकली एक और शब्द के इस रूप में बोलता है, चैलेंजर डीप कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही आंसर है। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु में स्थित है। और सबसे गहरा जो स्थान है जो प्रशांत महासागर में जो है सबसे गहरा स्थान कह सकते हैं मरियाना ट्रेंच के अंदर भी, तो इसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप बोलते हैं। ठीक है। जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। ठीक है। लगभग 36,000 फीट है। मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत प्लेट और मरियाना प्लेट के बीच अभिसारी सीमा पर निम्नलिखित या सबडक्शन के कारण एक प्रकार से बना हुआ है। और यह जो है गुआम द्वीप के पास स्थित है। कहाँ? गुआम द्वीप के पास स्थित है। गुआम द्वीप के पास स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कहता है कि पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी के पानी का कितनी प्रतिशत जो है वो महासागरों से बना हुआ है? तो कितने प्रतिशत महासागरों से बना हुआ है? तो सबसे अधिक जो है, तो सबसे अधिक कौन है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये सबसे अधिक हो गया। 97% जो है सबसे अधिक बना हुआ है। ठीक है। ये दोनों सेम ही विकल्प हो गए। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पानियों की मात्रा में थोड़ी सी आप जरूर देख लीजिए। पृथ्वी के उपलब्ध कुल जल का जो है 97% जो है वो महासागरों में मिलता है, खारे जल के रूप में संग्रहित है। ठीक है। और 2.8% जो है वो मीठा या ताजा पानी कहलाता है। मीठा या ताजा पानी आता है, ताजा पानी के रूप में होता है 2.8%। ठीक है। और मीठे पानी में लगभग 68.7% जो है वो बर्फ की टोपी और नदियों में, और 30.1% भूजल के रूप में होता है। तो झीलों और नदियों में वायुमंडल पाया जाता है। तो महासागर जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% ढकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो है पानी ताजा है? तो पानी ताजा है वो बताना है आपको। तो 2.7% जो है पानी वो पृथ्वी के कुल जल का लगभग 2.7% ताजा पानी है। ठीक है।
कुछ स्रोतों में इसकी अलग अलग जानकारी मिलती है, तो स्रोत के हिसाब से 2.5% से 2.8% तक भी है। ठीक है, तो ताज़ा पानी रहते हैं। और इस ताज़े पानी का लगभग 68 दशमलव, ताज़े पानी का इसका जो है 68.7% जो है, 68.7% जो है हिमनदों और बर्फ की टोपियों में जमा है। और लगभग जो है 30.1% जो है लगभग भूजल के रूप में है। ठीक है, और केवल 0.3% जो है नदियों और झीलों में सतह पर उपलब्ध है। यही कारण है जो पृथ्वी पर जल संकट की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जो उपयोग योग्य पानी है वो बहुत सीमित मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.7%। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है। औसत लवणता आपको बतानी है। तो इसकी जो औसत लवणता है वो 35% भाग प्रति हजार है। कितनी? 35,000 प्रति % भी बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, 35 भाग प्रति हजार बोलते हैं। 35 भाग प्रति हजार अर्थात 35 PSU भी बोलते हैं। ठीक है, तो सामान्य खुले महासागर की औसत लवणता जो है, औसत लवणता कितनी होती है? 33 ग्राम प्रति हजार से लेकर 33 ग्राम प्रति हजार तक होती है। ठीक है, और लवणता बेसिकली क्या है? किसी जल निकाय में प्रति 1,000 ग्राम जल में घुले नमक की मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, तो लवणता मतलब उसमें नमक की मात्रा बताता है। ठीक है, खारे और मीठे पानी की जो सीमा है वो 24.7% ग्राम प्रति हजार तक मानी जाती है। ठीक है, और इसमें जो सबसे कह सकते हैं सर्वाधिक लवणता वाला जो महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो है सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। सर्वाधिक लवणता वाला, लवणता वाला महासागर, महासागर। ठीक है, तो कुछ चीजें आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु जो प्रशांत महासागर में मौजूद है क्या कहलाता है? सबसे निचला ज्ञात बिंदु तो अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था, चैलेंजर डीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि प्रशांत महासागर में सबसे या पृथ्वी के सबसे निचला बिंदु है वो चैलेंजर द्वीप बोलते हैं। या प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रांच है जो, उसके नीचे सबसे गहरा भाग है, उसमें भी सबसे गहरा भाग है। ठीक है, और पृथ्वी का जो सबसे निचला ज्ञात बिंदु है जिसकी गहराई जो है वो लगभग कितनी हो जाएगी? 11,034 मीटर के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पर जो और नाम में लिखा है ग्रेट ब्लू होल लिखा हुआ है जो एक विशाल पानी के नीचे की गुफा है। और ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और फैक्टोरियल डीप जो है कोई एक प्रकार का मौन भूलने के शब्द ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 कहता है कि कौन सा जल निकाय 1,55,000 1,55,00,58,000 इस तरीके से 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में घेरता है। वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा है। तो इसने एक प्रकार से महासागर का जो है क्षेत्रफल बताया हुआ है। तो सबसे छोटा महासागर का क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आर्कटिक महासागर है वो। क्या है? आर्कटिक महासागर है सही आंसर। ठीक है, तो यह जो आर्कटिक महासागर है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, और यह जो है वैश्विक महासागर का केवल 4.3% ही भाग बनाता है। और यह उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। ठीक है, और अधिकांश समय जो है बर्फ से ढका रहता है अधिकांश समय तक। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो महासागर आता है वो प्रशांत महासागर आता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? अटलांटिक आता है, अटलांटिक। और फिर इसके बाद कौन सा आता है? तो हिंद महासागर आता है। और हिंद महासागर के बाद आता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, और इसके अलावा आर्कटिक या अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं इसको, इसको आर्कटिक महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो महाद्वीपीय शेल्फ बेसिकली अभी मैंने आपको बताया हुआ था जब हम लोगों ने शेल्फ की बात की हुई थी। तो सर आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई लगभग कितनी? 10 किलोमीटर तक चौड़ाई है साइबेरियन शेल्फ की। ठीक है, और महाद्वीपीय शेल्फ जो है महाद्वीप का वह जलभाग होता है जो उथले पानी में जो है फैला होता है। ठीक है, और इसका जो ढाल है महाद्वीपीय शेल्फ का ढाल अभी मैंने आपको बताया हुआ था 1 डिग्री या उससे कम होता है, उससे कम होता है। ठीक है,
वह क्षेत्र जो है मत्स्य संसाधनों और तेल गैस अवधारणा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उत्तरी आर्कटिक महासागर में जो है साइबेरियन शेल्फ स्थित है, ठीक है, उत्तरी आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय अवसाद शामिल है। ठीक है, तो इसने पूछा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाला एक द्वीपों का समूह है जिसमें प्रवाल भित्तियों का एक केंद्रीय अवसाद शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एटॉल। क्या सही है? एटॉल सही है। एटॉल जो है प्रवाल भित्तियों से बने छोटे द्वीपों पर एक वलयाकार समूह होता है। बेसिकली एटॉल जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। इसके केंद्र में जो है एक अवसाद या लेगून होता है। और एटॉल जो है वो ज्वालामुखी द्वीपों के जो है धंसने के बाद जो है प्रवाल भित्तियों के ऊपर की ओर बढ़ने से होते हैं। गयोट जो है वो एक प्रकार की चपटी चोटी वाला समुद्री पर्वत होता है। चपटी चोटी वाला समुद्री पर्वत होता है। चपटी चोटी वाला चोटी वाला समुद्री पर्वत होता है। समुद्री पर्वत होता है, ठीक है। और वहीं पर सेमाउंट जो है वो सेमाउंट समुद्र की सतह के ऊपर न उठने वाले पानी के नीचे का पर्वत है, ठीक है, जो सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। सी माउंट उसका नाम ही है, सी माउंट, उसके अंदर ढका हुआ होता है। लेगून जो है वो प्राकृतिक अवरोध द्वारा जो है बड़े जल निकाय से अलग जल निकाय होते हैं, ठीक है, तो उनको लेगून बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि उत्तर पूर्व घाटियां और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित हैं वो आपको बताना है। आर्कटिक महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर और लाल सागर। तो इसने पूछा उत्तर पूर्व घाटियां और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर स्थित हैं। तो उत्तर पूर्व घाटियां और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर स्थित हो सकते हैं? आपको उत्तर उत्तर जुड़ गया तो इसका मतलब आंसर आपको उसके उत्तर में ही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर में ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यू इंग्लैंड तट के पास स्थित है, ठीक है। यह जो है अमेरिका का पहला अटलांटिक महासागर स्थित समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे लाल सागर हो गया और सभी सागरों में सर्वाधिक खारा होता है, ठीक है। लाल सागर जो है रेड सी सर्वाधिक खारा होता है। इसकी यहाँ पर वजह क्या है? साइनो बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर इसका रेड सी होता है, यहाँ रेड सी, ठीक है। जो एक प्रकार का शैवाल होता है, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। मैंने महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में अभी आपको बताया हुआ था, महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में। अब यहाँ पर बेसिकली था कि मैंने बताया हुआ था कि यह दो भागों में बटा हुआ था। तो पेंजिया जो है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र था, पेंजिया, तो यह जो है दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। उत्तर में जो है लॉरेंसिया था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, ठीक है। गोंडवाना लैंड था। अब गोंडवाना लैंड में जो है वो गोंडवाना लैंड में जैसे दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इसके अलावा यहाँ पर भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो इसमें पूछा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया तो है, दक्षिण अमेरिका भी है, भारत भी है, तो कौन सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो लॉरेंसिया का जो पार्ट है जैसे, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका के अलावा दक्षिण में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और इसके अलावा यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, और इसके अलावा एशिया के कुछ भाग हो जाएंगे, एशिया के कुछ भाग हो जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो है वो एक प्रकार का तैथिस सागर स्थित है, तैथिस सागर स्थित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 कहता है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का भौगोलिक स्थान पूछा हुआ है। अभी मैंने कुछ देर बताया, पहले बताया हुआ था कि जो एक कहाँ पे पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर जो है कोरल सागर, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यह लगभग
2300 किलोमीटर लंबा है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, प्रवाल और जुजेंथला शैवाल जो है वो के बीच में एक प्रकार का संबंध होता है। प्रवाल जो है CaCO3 का स्राव करता है और शैवाल को सुरक्षा देता है, जिसकी वजह से शैवाल जो है प्रवाल को एक प्रकार से भोजन देता रहता है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर एक और हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग की समस्या हो रही है धीरे धीरे वजह से प्रवालों में, जो कि एक प्रकार से वैश्विक टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से इस रीफ को खतरा हो रहा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार से IUCN की लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 कहता है, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस अभी मैंने बताया था तैथिस सागर के नाम से बताया हुआ था। तो तैथिस सागर, और जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे थोड़ी से विस्तार से और डीपली जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल का हिस्सा नहीं है? तो महासागर तल का हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया गया है सेल्फ, सेल्फ यहाँ पर नहीं होता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। बाकी महाद्वीपीय शेल्फ हो गया, महाद्वीपीय ढलान हो गए, गहरे समुद्री मैदान हो गए, ये महासागर तल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे महाद्वीपीय शेल्फ हो गए, महाद्वीपीय ढलान हो गए, महाद्वीपीय वृद्धि हो गए, गहरे समुद्री मैदान हो गए, समुद्री खाइयाँ हो गई और समुद्री पर्वत हो गए, मध्य महासागरीय रेज हो गए, ये सारे जो हैं एक प्रकार से महासागर तल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। 39 कहता है कि ताप प्रवणता परत महासागर की कौन सी परत है? पहली परत है, दूसरी परत है, तीसरी परत है, चौथी परत है? तो इसमें से आपको बताना है, इसका जो है दूसरी परत होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखा जाएगा तो तीन प्रकार की परत बनती है इसमें। यहाँ एक मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ठीक है, ये चित्र बन गया। अब यहाँ पर एक परत ये है, ठीक है, और दूसरी परत ये है। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है। अब जैसे एक परत है जो कि पहली परत होती है, सतही परत होती है और ऊपर से लगभग 500 मीटर तक होती है। तो एक इसका जो क्षेत्र है वो कितना हो गया, 500 मीटर के आसपास तक होती है। इसका जो तापमान होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। अब इसके बाद दूसरी परत आती है जो 500 से लगभग 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ पर गहराई के साथ अचानक से तापमान में जो है तापमान में जो है अचानक तेज गिरावट होती है। तो एकदम से गिरावट होती है तो इस तरीके से तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और 1000 मीटर से यहाँ से लेकर इस 1000 मीटर से लेकर कह सकते हैं नीचे जो है तापमान का जो बहुत कम तापमान होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है तो आपकी ये वाला तापमान बना रहता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक बना रहता है। ठीक है, तो ताप प्रवणता दर जो हो गई, दूसरी प्रवणता दर हो गई जो एकदम से तापमान कम हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी कौन सी वो है, थर्मोक्लाइन है जो जहां पर महासागर में एकदम से तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, अचानक से तापमान में तेज में गिरावट होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। तो ऐसा कौन सा महासागर है? दक्षिणी किनारे पे पूछा है एशिया के, तो कौन सा है एशिया के दक्षिणी किनारे पर? जैसे ए वाला एशिया का मैप हो जाता है इस तरीके से, ये भारत है और यहाँ पर ये एशिया का मैप है। तो यहाँ पर कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल जो है तो 7.06 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये है उत्तर में एशिया के दक्षिणी किनारे में, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ठीक है, और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम जो है किसी भी देश यानी कि भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, महासागरों का क्रम मैंने पहले ही बताया हुआ था, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक, और अटलांटिक वो अंटार्कटिक महासागर में आते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही एक भाग होती है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एक गांव ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां भूमि महासागर से मिलती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अभी आपको बताना है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कोई भी गांव नहीं, या कहें कोई देश होता है, तो गांव ऐसे क्षेत्र में बसा होता है जहां भूमि महासागर से मिलती है, तो ऐसे क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तटीय क्षेत्र जो मतलब कोस्टल एरिया कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि और महासागर जो है आपस में यहाँ पर मिलते हैं और यह क्षेत्र जो है भूमि और समुद्र दोनों के प्रभाव में रहता है। ठीक है, समुद्र तट जो है तटीय क्षेत्र का एक छोटा भाग है जहाँ रेत
कंकड़ या पत्थर एक प्रकार से जमे होते हैं। तो समुद्र तट में कहाँ पर रेत, कंकड़ या पत्थर जमा होते हैं। दलदली भूमि जो है वह क्षेत्र जहाँ जो जल है वो संतृप्त अवस्था में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के समीप जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के समीप प्रकार का जलवायु क्षेत्र है। भारत की तट रेखा कितनी चौड़ी है, तो लगभग तट रेखा जो है 7,516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें राज्यों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का एक प्रकार बताना है। तो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार बताना है। इसके बारे में संगमरमर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हेलाइट भी नहीं है, सेल भी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आग्नेय चट्टान का एक प्रकार ग्रेनाइट। एक मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। आग्नेय अंतर्वेदी में जैसे ग्रेनाइट और ग्रेवुड चट्टानें होती हैं। एक्सक्लूसिव बहिर्वेदी चट्टान में आ जाता है, जैसे बेसाल्ट हो गया, प्यूमिनस हो गया, ऑब्सीडियन हो गया। और संगमरमर जो है एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, जो बेसिकली चूना पत्थर के रूपांतरण से बनती है। तो संगमरमर क्या हो गई, रूपांतरित चट्टान हो गई या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। और हेलाइट जो है एक प्रकार की रासायनिक अवसादी चट्टान है, ठीक है। और सेल एक प्रकार की यांत्रिक चट्टान है, ठीक है, या प्रकार की यांत्रिक अवसादी चट्टान है, ठीक है, अवसादी चट्टान है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान यांत्रिक रूप से नहीं बनी है। तो तलछटी चट्टान है जो यांत्रिक रूप से नहीं बनी है, यांत्रिक रूप से नहीं बनी है वो बताना है आपको। तो ऐसी चट्टानें जो है देखो, तलछटी चट्टानें वो तीन प्रकार से बनती हैं। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रक्रिया के द्वारा, जैविक कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक यानी कि केमिकल प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं। तो इस तरीके से चट्टान बनती है। यांत्रिक रूप से बनी चट्टान जैसे हैं सैंडस्टोन हो गया, बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको, कांग्लोमेरेट हो गया, संगुटिका हो गया, लोएस सेल हो गया। और जैविक रूप से बनी चट्टान अब जैसे सैंडस्टोन हो गई तो एक किस प्रकार से बनी हुई है, यांत्रिक रूप से चट्टान बनी है, ठीक है। अब फिर जो इसमें आ गया कांग्लोमेरेट हो गई, तो कांग्लोमेरेट भी एक इसी में आ जाती है, तो यांत्रिक रूप से ये भी हो गई, ठीक है। लोएस भी हो गई जो यांत्रिक रूप से बनी हुई है। तो गीजर साइट इसका सही आंसर हो जाएगा। गीजर साइट जो है वो एक प्रकार से जैविक रूप से बनी चट्टान होती है, जैविक रूप से बनी चट्टान होती है, जैविक रूप से बनी चट्टान होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्यक्तिगत लावा प्रवाह आमतौर पर केवल कुछ फीट मोटे होते हैं लेकिन लंबे समय तक बार बार प्रवाह ज्वालामुखी का निर्माण कर सकता है। ऐसे ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत लावा प्रवाह जो है आमतौर पर केवल कुछ फीट मोटे होते हैं लेकिन लंबे समय पर जो है बार बार प्रवाह ज्वालामुखी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है, ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। शील्ड ज्वालामुखी जो है कम चिपचिपे होते हैं, है ना, लो विस्कोसिटी होते हैं जो कि बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, ठीक है। और आसानी से और दूर तक बहते रहते हैं, ठीक है। बार बार पतले लावा प्रवाह की परतें जमा होती रहती हैं, जिससे एक ढाल जो है एक शील्ड जैसा चौड़ा और लंबा चपटा जो है गुंबदाकार ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे अगर देखा जाए तो शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण जो है वो है मोना लोआ, मोना मोना लोआ बोलते हैं, ठीक है, मोना लोआ बोलते हैं, ठीक है, लोहा नहीं लोहा, ठीक है, हवाई द्वीप बोलते हैं। और समग्र स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो देखा जाए तो घना लावा होता है और ये अत्यधिक प्रकार के विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो सिंडर कौन या शंकु ज्वालामुखी मुख्यतः राख और ठोस के मलबे का जमाव होता है। कैल्डेरा जो है ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक होते हैं जो अपने आप में दह जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है वो बताना है आपको। तो प्रवाल भित्ति अलग अलग जगह पे कई सारे क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इसमें से हमें जो बताना है वो है सही आंसर। तो सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप जो है प्रवालों से बना हुआ है, बट अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के आसपास भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर जैसे प्रवाल भत्तियों का मुख्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी है जहाँ पर प्रवाल मिलते हैं, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। और इसके अलावा कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो पाक की खाड़ी हो जाएगा, पाक की खाड़ी हो जाएगा। तो ये तीन जो स्थल हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको बताना है, ठीक है। एफसीएन पठार जो है, तो एफसीएन कहाँ पर है वो बताना है।
और पैटागोनिया कहाँ पे है, तो एक दो आपको याद कर लेने हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एफसीएन जो है, तो एफसीएन कहाँ पे है, अफ्रीका में ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, तो एफसीएन अफ्रीका में है, तो इसमें जो एक नंबर है वो हटा दो, जहाँ जहाँ एक नंबर है, तो इसमें से कौन सा हट जाएगा, सी नंबर आपका हट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको अनातोलिया पठार याद है, जैसे मुझे याद है अनातोलिया पठार, तो ये कहाँ, तुर्की या पश्चिम एशिया में है, तो एशिया में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पैटागोनिया जो है, पैटागोनिया कहाँ पर है, पैटागोनिया बेसिकली दक्षिण अर्जेंटीना में है, या कहें दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो पैटागोनिया जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अनातोलिया जो है वो एशिया में ही स्थित है, ठीक है। तो ए वाला गलत हो जाएगा आपका, कौन सा, ए गलत है, यानी कि बी नंबर आपका गलत है, दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, तो ए वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है, तो पहला सही है और तीसरा भी सही है, तो एक और तीन सही आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर स्थित हो जाएगा। एवियन पठार है जो, वो यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्पेन में स्थित है, ठीक है, स्पेन में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है वो बताना है। ज्वालामुखी के बारे में पूछा हुआ है इसने। ज्वालामुखी की ताकत को ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक द्वारा मापा जाता है, एकदम सही है। आइसलैंड और फिलीपींस ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाए गए हैं, तो ये भी सही है। ज्वालामुखी मृदाएं समृद्ध, गहरी और उपजाऊ होती हैं तथा गहन कृषि करते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है, तो तीनों ही सही आंसर हैं, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। विंसन पर्वत इस महाद्वीप की सबसे छोटी चोटी में से एक है। तो हमें अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में इसने कुछ विशेषताएं पूछी हुई हैं, जो विशेषताएं ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सी नंबर, दोनों ही विशेषताएं एकदम सही हैं। जैसे अंटार्कटिक औसत ऊंचाई जो है वो 2300 मीटर के आसपास है, इतनी इसकी औसत ऊंचाई जो है सबसे अधिक है, तो 2300 मीटर के आसपास जो है सबसे अधिक है, जो विश्व के सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक है। और इसी के कारण जो है यहाँ पर महाद्वीपों पर जो है बर्फ की मोटी परत है, जो इसका सबसे औसत ऊंचाई का कारण भी है, ठीक है। और यहाँ पर कथन दो भी सही है, विंसन पर्वत जो है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, ठीक है। विंसन मैसिव बोलते हैं जिसको, विंसन मैसिव बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पेलिंग जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विंसन मैसिव लिख लीजिए आप इसको, मैसिव, विंसन मैसिव बोलते हैं, जो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है, लगभग ऊंचाई अगर देखा जाए तो 4892 मीटर है, ठीक है, विंसन पर्वत की। और सर्वोच्च 7 द्वीपों की सर्वोच्च चोटियों में जैसे एशिया में है जो, तो माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका में जो है आंकांगुआ, और उत्तरी अमेरिका में डेनाली, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्बरस, ऑस्ट्रेलिया में पुंचक जया, और अंटार्कटिका में बेसन हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग ऊंची चोटियां स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखो, यहाँ पर जो है मीठा पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, फ्रेश वाटर होना नहीं चाहिए एकदम, ठीक है, थोड़ी सा खारा होना चाहिए, तो एकदम मीठा नहीं होना चाहिए, तो पहला गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पहला है वो हटा दो, एलिमिनेट कर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जहाँ आपको एक पता चल गया तो बाकी को हटा दो। तो इस तरीके से आपको पता चल गया था कौन सा, एक पता चल गया था, तो वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। बाकी देख लेते हैं, उथले नमक के पानी को साफ करना, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए भरपूर धूप होनी चाहिए, और 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म पानी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसकी विशेषताएं सही है, ठीक है। अब प्रवाल और जुआ जुक्सानथेला जो है, शैवाल जो है, जिनके बीच में सहजीवी संबंध होता है। प्रवाल आश्रय देता है और शैवाल जो है उन्हें भोजन प्रवाल करता है, ठीक है। और मैंने बताया हुआ कोरल ब्लीचिंग जो है आजकल वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक प्रकार की नई समस्या का जन्म हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ज्वालामुखी पर्वत में, ज्वालामुखी जो है मेरापी, मेरापी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यह जो मेरापी पर्वत है वो इंडोनेशिया में स्थित है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में स्थित है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया के जो है जावा द्वीप पर स्थित है, और ठीक है, जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, कहाँ पर, रिंग ऑफ फायर में स्थित है, प्रशांत अग्निवलय भी कहा जाता है, ठीक है। और विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर में। अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखी जैसे मोना लोआ कहा जाए, किलाउआ हवाई यूएसए में, एटना और स्ट्राम्बली इटली में, क्राकाडोआ इंडोनेशिया में, कोटोपैक्सी जो है इक्वेडर में
मिलते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के शीर्ष पर अवसाद को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया हुआ था आपको, तो इस अवसाद को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर वह गड्ढा या कटोरे के आकार का अवसाद है जो ज्वालामुखी के शीर्ष पर विस्फोट के बाद बनता है। और जब क्रेटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो 1 किलोमीटर से अधिक व्यास, तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक है। वेंट एक प्रकार की नली या मार्ग है जिसमें मैग्मा पृथ्वी की सतह तक आता है। ठीक है। मैग्मा चैम्बर का पर वह स्थान है जहां मैग्मा एकत्रित होता है। सिंडर वह ठोस टुकड़े होते हैं जैसे जो ज्वालामुखी विस्फोट से धीरे धीरे एक प्रकार से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है सेल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेल संरचना के बारे में बताना है हमें, कुछ विशेषताएं दी हुई हैं उनके बारे में बताना है सही कौन सा है। तो इसने पूछा है संगुटिका जो है प्रायस्थ अवसादी सेल होती हैं। तो एकदम सही है। सही है कि क्लास्टिक या प्रायस्थ आंतरिक अवसादी चट्टानें होती हैं जो गोल गोल बड़े कंकड़ों और जमाव सीमेंटीकरण के बनती है। ठीक है। स्लेट एक गैर क्लास्टिक तलछटी चट्टान है। तो नहीं, यह एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है। स्लेट चट्टान के बारे में मैंने बताया था, एक रूपांतरित चट्टान है ना कि तलछटी चट्टान है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो जहां जहां दो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपके बचे बी और डी बचा है अभी आपका। ठीक है। इसने पूछा हुआ था। अब हाँ यहाँ पर देखो एक सही है आपका, तो एक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो जहाँ पर एक है तो वो सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो आपको दो का पता भी नहीं लगाना पड़ा कि वो सही है या गलत है। तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान है, एकदम सही है ये भी। और बेसाल्ट एक एक्सट्रूसिव यानी कि एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान है, बाह्य चट्टान है। और फिर कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चौथा नंबर सही है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पारगम्य चट्टान है जो पानी को इससे गुजरने देती है। तो पारगम्य चट्टान है जो पानी को इससे गुजरने देती है, वो आपको बताना है। अब यहाँ पर जो है चूना पत्थर जो है एक प्रकार की पारगम्य चट्टान होती है जो इससे पानी गुजर सकता है। ठीक है। पारगम्य चट्टानें जो वे होती हैं जिनमें जैसे छिद्र या दरारें होती हैं जो पानी को अपने भीतर जो है धीरे भीतर से गुजरने देती हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, एक पारगम अवसादी चट्टान है जिसमें दरारें और गुफाएं बनती रहती हैं। ठीक है। और यह पानी को अपने भीतर से धीरे धीरे गुजरने देती हैं। ठीक है। चूना पत्थर जो है एक प्रकार की काष्ठ स्थलाकृति भी बनती है। ठीक है। ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है जैसे जो आर्क पारगम होती है अब, क्योंकि वो तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है। और क्वार्टजाइट एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है जो टेम्परेचर दाब के कारण बनती है, तो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। और जो आर पारगम होती है, सेल एक प्रकार की जो है वो आग्नेय संरचना भी है। ठीक है। चट्टान का एक प्रकार का नहीं है। 54 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इतने सारे कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करो एक एक करके। तो इसमें लिखा है दुनिया की कई सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे मौजूद हैं। तो हो सकता है कि मौजूद हो, कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हो सकती हैं। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को द्वीप चाप के रूप में प्रकट किया जाता है। तो ये भी सही हो सकता है, द्वीप चाप के रूप में प्रकट किया जाता है जो ज्वालामुखी श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है। मध्य महासागरीय कटक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हो सकता है, ये भी होता है। अच्छा, इसमें पूछा हुआ है मध्य महासागरीय कटक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हाँ हाँ, एकदम सही है ये वाला भी। अब इसने पूछा मध्य अटलांटिक या कटक अटलांटिक के तल में से 33 मीटर ऊपर उठता है। तो नहीं, ये वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मध्य महासागरीय कटक जो है मिड ओशियनिक रेंज होती है, समुद्र के नीचे स्थित है। तो विश्व की कई विशाल पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे स्थित हो गई। कथन एक सही हो जाएगा। कथन दो है जैसे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र की सतह के ऊपर आकर द्वीपचाप आइसलैंड आर्क बोलते हैं, जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, एक प्रकार की द्वीप श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। द्वीप श्रृंखलाएं हैं। और कथन तीन इसलिए सही था कि मध्य महासागरीय कटक है जो पृथ्वी से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और लगभग कितनी 65,000 किलोमीटर लंबी है। 65,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है अटलांटिक महासागर के तल से लगभग 3 किलोमीटर लगभग 3,000 मीटर ऊपर उठता है, ना कि केवल 33 मीटर ऊपर उठता है। ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाता है। तो कितना 3 किलोमीटर करीब उठता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टान चक्र का हिस्सा है। तो चट्टान चक्र का हिस्सा बताना है आपको कौन सी है। तो लिथिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, लिथिफिकेशन एक प्रकार के चट्टान चक्र का हिस्सा है। मेटाफॉर्मिज्म ये भी एकदम से है। सोलिडिफिकेशन ठोसीकरण ये भी सही है। तो तीनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चट्टान चक्र जो है एक प्रकार से चट्टानें जो है एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं और इस चक्र को जो है तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है। लिथिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, अवसादों के संकुचन और सीमेंटीकरण से जो है ठोस अवसादी चट्टानों का निर्माण होता रहता है। और यह जो एक चट्टान चक्र का एक प्रकार का हिस्सा है।
मेटाफॉर्मिज्म यानी कि काया पलट बोलते हैं। तो काया पलट कैसे हो सकता है? उच्च तापमान या उच्च दबाव की वजह से जो है पहले से मौजूद चट्टानें हैं जो, जिनमें भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और ये भी एक प्रकार से चट्टान का हिस्सा होता है। फिर आता है ठोसीकरण यानी कि सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जब मैग्मा जो है वो लावा के रूप में ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनाने की प्रक्रिया में होता है, तो तब उसको ठोसीकरण कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर का तली का उच्चावच नहीं है? हिंद महासागर की तली का जो है उच्चावच नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है धसोग रिज, धगोस रिज। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार धगोस नहीं कहा जाता इसको, चागोस आइसलैंड कहते हैं। चागोस आइसलैंड रिज कहते हैं, यहाँ पर लिखा होगा आपको, ये दिख रहा है, चागोस रिज बोलते हैं। हिंद महासागर में स्थित एक प्रकार का ज्वालामुखी रिज है और महासागरीय पठार है। ठीक है। एम्स्टर्ड सेंट पॉल रिज जो है वो दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। और सोमाली बेसिन जो है वो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में सोमालिया तट के पास स्थित है। तो हिंद महासागर में ये भी स्थित है लेकिन सोमालिया तट के पास स्थित है। और जो फिलीपीन ट्रेंच है वो भी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ना कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। तो इसमें पूछा है उच्चावच नहीं है, हिंद महासागर तली का उच्चावच नहीं है। ठीक है। तो इसमें कौन सा है? डी नंबर हो जाएगा आपका। मैंने ए नंबर बताया था, दगोस रिच नहीं, ये भी इसमें स्थित है। तो फिलीपीन ट्रेंच आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने चागोस रिच बता कि वो सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है द्रोण मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो द्रव्यलता मंडल मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था पिछली क्लास में। तो यह जो है निचली पर्वती के ऊपरी मंडल का हिस्सा है। तो निचली पर्वती में ऊपरी मंडल का हिस्सा है, इसने पूछा है। तो नहीं, ये निचले पर्वती में ऊपरी मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला नंबर आपका गलत है। ठीक है। और इसने पूछा है यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी सतह पर अपना रास्ता खोजता है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर सही है। दुर्बलता मंडल मैंने आपको बताया था मेंटल का वह भाग है जो 80 से 200 मीटर की गहराई पर स्थित है। ठीक है। तो ऊपरी मेंटल उसको कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि निचले पर्वती में, तो निचले पर्वती से नहीं, ऊपरी मेंटल तक फैला हुआ है, नहीं, ऊपरी मेंटल ही एक प्रकार से दुर्बलता मंडल कहलाता है। ठीक है। तो इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पर पाई जाती है वो आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया हुआ था आपको, स्थलमंडल की चैलेंजर गर्त जो है, जो मैरियाना ट्रेंच के है उसके नीचे सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर गर्त, वो है। तो कहाँ पर स्थित हो गया स्थलमंडल की अधिकतम गहराई? प्रशांत महासागर में हो जाएगी। अब जो चैलेंजर गर्त में है वो कितनी हो जाएगी? 11,034 करीब करीब हो जाएगी, 11,034 मीटर हो जाएगी, जो कैलेंजर बिंदु है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। 59 कहता है कि मैग्मा जनित सामग्री का एक बड़ा पिंड जो भूपर्वती की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, क्या कहलाता है? तो मैग्मा जनित सामग्री जो है वो उसके बारे में बताना है कि एक बड़ा पिंड है जो भूपर्वती की गहरी गहराई में जो ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में धीरे धीरे विकसित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक ये बना लो, इस तरीके से चित्र बना लो, और यहाँ पर ये है बैथोलिथ है। ठीक है। बड़ा भूपट एक गहरी गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है, तो इस तरीके से है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरीके से गुंबदाकार आकृति हो जाएगी, एक एक तस तरीके समान हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेपोलिथ। ठीक है। इसको बोलते हैं लेपोलिथ। यहाँ आ जाता है सेल, और ए हो जाता है सीट। ठीक है। इसके अलावा फेकोलिथ जो है आईनुमा आकृति होती है। ठीक है। तो आईनुमा आकृति होती है। तो इस तरीके से एक आकृति बना सकते हो। हालांकि ये मेरा जो है सिलेबस का पार्ट है, जब मैं उस सिलेबस को पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं, देखो ये आईएएस 2024 में पूछा गया था। अब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें कई सारे उत्पाद निकलते रहते हैं। अब वो कई सारे उत्पाद कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जब कई सारे निकलते हैं तो ये भी हो सकता है, पायरोक्लास्टिक मलबा हो सकता है, राख और धूल भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। तो सभी चार आंसर हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में ये वाला पैटर्न अगर एसएससी ने फॉलो कर लिया तब तो आपकी जीके जीएस में बैंड बच जाएगी, ध्यान रखना। तो इसलिए इस तरीके के प्रैक्टिस भी आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर शोर का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टोर का निर्माण, टोर का नहीं, टोर का निर्माण जो है वो किससे संबंधित है? तो टोर का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट से संबंधित है। किससे?
ग्रेनाइट से संबंधित है। टोर एक प्रकार की विशेष प्रकार की चट्टानी स्थलाकृति होती है, जैसे छोटी टाइप की होती है, गोल गोल चिकनी ऐसी टाइप की सतह होती है, जिससे एक प्रकार की कह सकते हैं चट्टानी पहाड़ियाँ बनती हैं। और जो टोर है जो वो ग्रेनाइट चट्टान में रासायनिक अपक्षय होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, उसके कारण बनते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ग्रेनाइट में जैसे जोड़ों के साथ साथ पानी में प्रवेश से रासायनिक अपक्षय होता रहता है। कठोर गुटके और ब्लॉक्स बोलते हैं जो शेष रह जाते हैं, जो टोर का निर्माण करते हैं। और यही जो है प्रक्रिया कहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में होती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों की सबसे भीतरी या सबसे निचली परत है। तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे भीतरी होती है या सबसे निचली परत होती है। तो अभी मैंने बताया हुआ था आपको, तो बैथोलिथ जो है वो सबसे गहरी और सबसे निचली परत होती है। तो अंतर्भेदी आग्नेय संरचना में सबसे गहरी और सबसे भीतरी संरचना जो है वो बैथोलिथ होती है। भूपर्पट्टी में जो है सबसे गहराई पर स्थित विशाल गुंबदाकार आग्नेय संरचना होती है। यह सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं कई बहुत दूरी तक फैली हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है। आकृति होती है। ठीक है। लेपोलिथ और बेतो फेकोलिथ जो संरचना है सेलोडाइक भी है। और इसको जो है जो पाइप समान आकृति होती है इसको डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है। कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है इसने पूछा है। तो आग्नेय चट्टान नहीं है वो बताना है आपको। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ठीक है। बेसाल्ट जो है वो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान ही है। ठीक है। ग्रेवो भी वो एक प्रकार की चट्टान है। ठीक है। तो स्लेट क्या है? स्लेट जो है एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान है। क्या है? रूपांतरित चट्टान है। तो इसलिए यह वाला गलत आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। और स्लेट जो है एक रूपांतरित चट्टान है जो अवसायी चट्टानें हो जाती हैं सेल के रूपांतरण से उच्च दाब और दबाव के प्रभाव में बनती हैं। ठीक है। इसको इस जो पत्थरीकरण की प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं फॉलिएशन बोलते हैं। ठीक है। इसकी स्लेट की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय और रूपांतरित चट्टान दोनों का उदाहरण है। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टान दोनों का उदाहरण है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का। तो ऐसी जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? नीच चट्टान बोलते हैं इनको। ग्रेनाइट नहीं बोलते हैं, नीच चट्टान बोलते हैं या नाइस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिख देता है तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट थोड़ी ना होता है, नीच चट्टानें होती हैं जो आग्नेय चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान होती हैं अन्य आग्नेय चट्टानों के उच्च ताप और दबाव के रूपांतरण से बनती हैं। और इस प्रकार की चट्टानें जो है आग्नेय या मूल रूप की रूपांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है। तो एक प्रकार के दोनों का उदाहरण होती है। 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसने पूछा कौन सा सही है। तो पायरोक्सन आमतौर पर जो है उल्कापिंडों में पाया जाता है। एकदम सही है भाई, उल्कापिंडों में पाया जाता है। MB4 खनिज जो है पृथ्वी की भूप्रवृत्ति के लगभग 20%, 20% नहीं लगभग 7% है। ठीक है। क्वार्ट्जर जो है पानी में घुलनशील है तो नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं घुलता है ये। ठीक है। और तलछटरी शब्द या कहें सेडिमेंट्री जो है शब्द कैलीमेंटम से लिया गया है, तो कैलीमेंटम से नहीं लिया गया है। ठीक है। ये सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना या जमा होना। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो सही आंसर इसने पूछा हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल रहित क्षेत्र है। तो प्रवाल रहित क्षेत्र इसने पूछा हुआ है। तो कच्छ की खाड़ी प्रवाल है, मैंने बताया हुआ था। लक्षद्वीप प्रवाल से बना हुआ है, अंडमान निकोबार से प्रवाल से बना हुआ है। सुंदरवन है जो वो प्रवाल रहित क्षेत्र है। अब सुंदरवन प्रवाल रहित क्षेत्र होने की एक वजह है, यहाँ पर डेल्टा है। और जहाँ पर डेल्टा होगा तो मीठे पानी की अत्यधिक मात्रा होगी। और मैंने आपको विशेषता में बताया हुआ था कि जब मीठे पानी या स्वच्छ पानी जो है, और अगर अत्यधिक स्वच्छ पानी होगा तो वहाँ पर जो है प्रवाल नहीं मिल सकते हैं। उनके लिए एक प्रकार के खारा पानी, तेज धूप और 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है, जो सुंदरवन में उपलब्ध ही नहीं है ये चीजें। ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रवाल रहना स्वाभाविक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि बलित पर्वत किस पर्वत की प्लेट विवर्तनिक परिवर्तन में बनते हैं। बलित पर्वत है जो किस प्रकार के परिवर्तन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था जो बलन का निर्माण होता है वो इस तरीके से, जब दो एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो एक जो महासागरीय प्लेट होती है वो अपने चलती है और ज्वालामुखी निर्माण होता है। तो दो प्लेटें टकराई, तो कल जब मैंने प्लेट वर्तनी सिद्धांत थोड़ा बहुत बता रहा था तब दो अभिसारी सीमा प्लेट सीमांत बोलते हैं जिसको जिसको बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण प्लेट सीमांत की वजह से बलत पर्वतों या फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक है। इनको एक एक प्लेटें दूसरे प्लेट से टकराती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद
68 कहता है ईस्टर द्वीप, ईस्टर द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पोलिनेशिया समूह का हिस्सा है, ठीक है सही है, और यह चिली क्षेत्र का भी हिस्सा है, तो दोनों ही सही आंसर हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। और स्थानीय समय में इनको रापा नुई कहते हैं, रापा नुई कहते हैं। और जो ईस्टर द्वीप समूह है, जो ईस्टर द्वीप समूह कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक ज्वालामुखीय द्वीप है, ठीक है। ईस्टर द्वीप जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का एक प्रकार का हिस्सा है। और स्पेशल टेरिटरी चिली का जो है एक प्रकार का विशेष क्षेत्र या स्पेशल टेरिटरी है, जो राजनीतिक रूप से कह सकते हैं चिली के अंतर्गत आता है, तो इसलिए सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करना है। हमें खनिज की पहचान बताना है। हरा सा क्रिस्टल होना चाहिए, बेसाल्टिक चट्टान में पाया जाता होना चाहिए, और प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका होना चाहिए। तो ऐसा जो तत्व है वो एक ही तत्व है, वो है ओलिवाइन। क्या है? ओलिवाइन तत्व है, जिसमें कि हरा सा क्रिस्टल होता है, बेसाल्टिक चट्टान में पाया जाता है, और प्रमुख तत्व होते हैं मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका होते हैं, ठीक है। ओलिवाइन का जो है रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र है MgFe, ठीक है। मैग्नीशियम आयरन यानी कि मैग्नीशियम लोहा का सिलिकेट खनिज हो गया। इसके अलावा ये 2 मात्रा में, और इसके अलावा सिलिकेट O4 आता है, ठीक है। तो इसका जो है MgFe2SO4, SiO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह में निम्नलिखित खनिजों की उपस्थिति के आधार पर सही बढ़ता क्रम बताना है। तो सही और बढ़ता क्रम बताना है हमें। तो बढ़ता क्रम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक फेल्डस्पार आता है, फेल्डस्पार हमने बताया हुआ था सर्वाधिक मात्रा में लगभग 50%। फिर आता है क्वार्टजेट आता है लगभग 12%, ठीक है। इसके बाद आता है पायरोक्सिन आता है जो 11% होता है। पायरोक्सिन कितना? 11% है, ठीक है। फिर आता है एमवी फोल, एमवी फोल लगभग 5% है। माइका यानी कि अभ्रक जो है वो 5% है, ठीक है। और बढ़ते क्रम से कम से अधिक की ओर अगर देखा जाए तो एम्फिलाइट है, एम्फिलाइट जो है वो लगभग 5% है, ठीक है, जो कि कम मात्रा में है। माइका जो है वो अधिक है, माइका अगर देखा जाए तो 5% अधिक है। और पायरोक्सिन जो है वो 11% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहले नंबर 3 आ जाएगा, जो जहाँ पर 3 है। इसने पूछा हुआ था किसने, सही बढ़ता क्रम कौन सा है, बढ़ता क्रम कौन सा है वो बताना है आपको। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आ जाएगा एम्फ्यूलाइट 1 नंबर, उसके बाद माइका 2 नंबर, उसके अलावा 3 नंबर। तो 1 2 3 आ जाएगा आपका, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। हम इस सीरीज को जो है मंडे, इसके अलावा हम किस दिन, वेडनेसडे, और इसके बाद जो है हम फ्राइडे, तो इन 3 दिनों में हम क्लास अपलोड करते हैं। और यह जो क्लास है वो आपको शाम को 7 बजे अपलोड होती है। शाम को 7 बजे अपलोड करने की वजह ये है कि आपको पास अपलोड हो जाएगी, तो रात में आप इसको निपटा दो। रात में सोने से पहले 1 1.5 घंटे ये वीडियो देख लो, तो ट्राई हो जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती जाएगी। जिस तरीके से आप टॉपिक पे कमांड करते चलेंगे, उसी तरीके से आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। इस बात की कई गुना संभावना है कि आने वाले समय में एग्जाम की और कठिनाइयाँ बढ़ें, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, आपको तैयारी की और तरीके बदलने पड़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके जो कि RW की बुक है, उसके मैंने प्राइम जीएस प्रैक्टिस वीडियो शामिल किए हुए हैं। बाकी पॉलिटी और अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो जल्द ही आने वाले हैं, अपलोड होने वाले हैं। उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ लगातार टेस्ट, और तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चंस, तैयार करता हूँ क्वेश्चंस। जैसे तैयार हो जाएंगे मैं अपलोड करता चलूँगा। यहाँ पर घटना चक्र की भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, तो सब को अपलोड करने में थोड़ी सा वक्त लगता है, जल्दी अपलोड होंगे। टेस्ट सीरीज भी जल्दी लॉन्च होंगे SSC CGL के लिए, ठीक है। ये सबसे पहला एग्जाम होगा जिसके लिए मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा। जस्ट मुश्किल से 100 के आसपास की प्राइस रखूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट जरूर करिए यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसके अलावा पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पिछले लेक्चर जरूर देखो। यहाँ पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो पिछला लेक्चर है। और यहाँ पर आपको एक प्रकार से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, वेडनेसडे को शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।